नमस्ते, सदावत सलीम मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि जब तक भारत चीन के सामने अपने शक्ति का प्रभुत्व नहीं दिखाएगा या अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, तब तक चाइना भारत की बातें तो नहीं मानने वाला और साथ ही भारत के ऊपर ही वो प्रेशर बनाता रहेगा। और ऐसे में मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत को LAC पर अपने मित्र देशों के साथ रूटीन एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि युद्ध अभ्यास करना चाहिए। ऐसे में अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर LAC पर एक सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में यानी कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। बता दें कि ये जो एक्सरसाइज है वो उत्तराखंड के औली में आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत और अमेरिका के सैनिक मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे। बता दें कि भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास को भी युद्ध अभ्यास ही कहा जाता है और ये इस साल का 15वां संस्करण होगा। कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध अभ्यास है वो 14 से 31 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा सकता है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज होगी यानी कि युद्ध अभ्यास होगा वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होगा, ताकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में फुल स्कोप के साथ कैसे फायदा उठाया जा सके। और ये अभ्यास समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगा और यहाँ पर भारतीय पक्ष अपनी उच्च ऊंचाई वाली युद्ध रणनीति का प्रदर्शन करेगा, जबकि अमेरिका ऐसी कई तकनीकों का प्रदर्शन करेगा जिनका उपयोग ऐसे ही परिदृश्यों में किया जा सकता है। यही नहीं, इस युद्ध अभ्यास के संस्करण में हवाई और जमीनी संपत्तियों का एकीकरण भी किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो पीडिएटर ड्रोन को लेकर आ रही है। दरअसल कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी कि भारत ने अमेरिका से पीडिएटर ड्रोन की जो खरीद थी या जो डील थी उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जब से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी सेना के द्वारा हमले में अलकायदा का प्रमुख अल जवाहिरी मारा गया है, तब से भारत अब इस ड्रोन को खरीदने के लिए काफी उत्सुक हो गया है। जैसे कि आप सभी को मालूम भी है कि रक्षा मंत्रालय ने इसी तरीके के 30 ड्रोन नौसेना, वायुसेना और सेना के लिए खरीदने थे, यानी कि हर सेना के अंग को 10-10 ड्रोन इस तरीके के मिलने थे। दोस्तों इस ड्रोन में सबसे खास हथियार जो लगाया गया है वो है हेलफायर R9X, जिसका इस्तेमाल लगातार अमेरिका इन आतंकियों के खिलाफ करता आया है। और ये हथियार कोई विस्फोटक वॉरहेड नहीं है, बल्कि ये ब्लेड वाला हथियार है जो तेज गति से उड़ते हुए लक्षित व्यक्ति को कुचलते हुए काट देता है। हालांकि अमेरिका ने अभी आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उन्होंने हेलफायर R9X का इस्तेमाल किया था। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से भारत ने पीडिएटर ड्रोन की खरीद के लिए अमेरिका से बातचीत करनी शुरू कर दी है। दोस्तों अगली खबर HAL से आ रही है। दोस्तों HAL ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि STT-40 की 70 यूनिटों के लिए वो भारतीय वायुसेना के साथ समझौते की उम्मीदें कर रहा है। इसके अलावा 38 और के ऑर्डर वायुसेना के द्वारा दिए जा सकते हैं। इस तरीके से HAL ने कहा कि उनके पास 220 यूनिटों की निर्यात की संभावना है। इसके अलावा HAL के अधिकारियों ने कहा कि STT-40 पर स्वदेशी सामग्री 80% के करीब है। इसके अलावा HAL ने यह भी कहा कि वे वैश्विक बाजार में अपने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जगह भी तलाश रहे हैं। HAL की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में 500 इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिनमें से 400 यूनिट्स इंडियन आर्म सर्विसेज के द्वारा खरीदी जाएंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। दरअसल रक्षा मंत्रालय अब कुछ बदलाव करने जा रहा है, ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि मैरीटाइम और एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म के इंजन के लिए निर्माण किया जा सके, जो कि पार्टनरशिप यानी कि सहभागिता के साथ किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की योजना है कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर फर्म और प्राइवेट सेक्टर की फर्म के बीच पार्टनरशिप के माध्यम से इस तरीके के इंजनों का निर्माण किया जाना चाहिए। बता दें कि वर्तमान में भारत जिस मरीन इंजन को तैयार करता है वो 3 मेगावाट पावर जनरेट करता है। रक्षा मंत्रालय चाहता है कि पार्टनरशिप के माध्यम से 10 मेगावाट तक इसे बढ़ाया जाए। दोस्तों अगली खबर ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है, यानी कि ब्रह्मोस निर्यात को लेकर। कहा यह जा रहा है कि म्यांमार भी भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को खरीद सकता है। इस बारे में जानकारी दी है रशिया की न्यूज एजेंसी टास ने। उन्होंने कहा कि म्यांमार संभावित ग्राहक होने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसे कि वो भारत से पैसे उधार लेकर खरीद सकता है। इस वक्त म्यांमार की नेवी में यानी कि उनकी नौसेना में 5 तरीके के एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं, जिसमें कि उनके शस्त्रागार में चाइनीज और रशियन सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी शामिल है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद दूसरा साउथ ईस्ट एशियाई देश हो सकता है जो ब्रह्मोस को खरीदेगा। बता दें कि ब्रह्मोस डील की बातचीत भारत के साथ अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इंडोनेशिया ब्रह्मोस का शोर बेस एंटीशिप वेरिएंट खरीद सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो मिडजेट सबमरीन्स को लेकर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत का मजगांव डॉक लिमिटेड मिडजेट सबमरीन्स पर काम कर रहा है, लेकिन अब दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि भारतीय नौसेना 2 मिडजेट सबमरीन्स को खरीदना चाहती है, जिसके बाद 4 मिडजेट सबमरीन्स का ऑर्डर वो और देंगे। इनका इस्तेमाल अंडर कवर फोर्सेस और कोस्टल मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा।
वहीं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर अपने पहले मिडजेट पनडुब्बी के प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो डिफेंस भी डीजल इलेक्ट्रिक मिडजेट सबमरीन के डिजाइन पर काम कर रहा है, जिसे SLV 400 कहा जाता है, जो कि 44 मीटर लंबी होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 490 टन का। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो रशिया और भारत को लेकर आ रही है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नया मैरीटाइम डोमेन डॉक्ट्रिन जारी किया है, जिसके तहत वो भारत के साथ अपना गठजोड़ बढ़ाना चाहते हैं और खासकर कि इंडियन ओशन रीजन में, जिसके तहत रशिया भारत के साथ अपनी शिपिंग लाइन का विस्तार करना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया अपनी नेवी का विस्तार करना चाहता है और इसीलिए वो भारत के साथ नौसेना सहयोग करने के लिए भी तैयार है, जिसके पीछे का कारण ये है कि रशिया को अब अपनी नौसेना के विस्तार के लिए नए नेवल बेस चाहिए, ताकि उसकी नौसेना का एक बड़ा विस्तार हो सके अमेरिका और चाइना की तरह। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अमेरिका को लेकर। अमेरिका की संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन भले ही ताइवान को घेरने के लिए बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन वो शायद इस बात को भूल चुका है कि इस वक्त प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज चल रही है। अमेरिका सहित 26 देशों की नौसेनाएं ब्रिम्पैक एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि भारत की नौसेना और स्पेशल फोर्सेस भी इस एक्सरसाइज में शिरकत कर रही हैं। ताइवान के मुख्य बंदरगाह और शिपिंग लेन्स को ब्लॉक करने के इरादे से चीन की PLA सेना की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान के आसपास दक्षिणी चीनी सागर में एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद नैन्सी पेलोसी को दक्षिण कोरिया की उड़ान भरने से भी रोकना है, क्योंकि समंदर में एक्सरसाइज के चलते किसी भी दूसरे देश के विमानों का उड़ना ताइवान से सटे समंदर से बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन चीन के मंसूबों पर इसीलिए पानी फिर सकता है क्योंकि इस वक्त प्रशांत महासागर में अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमान के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी नेवल ड्रिल एक्सरसाइज चल रही है। बता दें कि इस इम्पैक्ट एक्सरसाइज में 11 देश एशिया के हैं, 5 यूरोप के हैं, 4 दक्षिणी अमेरिका के हैं, 3 उत्तरी अमेरिका के हैं और 3 देश ओशिनिया के हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन बौखलाया हुआ है, इसीलिए उसने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। इस दौरान चीन के 21 मिलिट्री एयरक्राफ्टों ने ताइवान के बेहद करीबी से उड़ान भरी। दरअसल दोस्तों नैन्सी पेलोसी अपना काम करके भी आ गई और वो ताइवान होकर के भी आ गई। चाइना केवल यहाँ पर मुख्य दर्शक बनता रहा और सिर्फ चेतावनी पे चेतावनी देता रहा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि नैन्सी पेलोसी को रोकना चीन के बस की वैसे भी नहीं था और अमेरिका ने जो जाल बिछा रखा है रिम्पैक एक्सरसाइज का, वो इसीलिए भी है कि अगर चाइना कोई दुस्साहस करेगा तो सारे देश मिलकर एक ही बारी में चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। दोस्तों अगली खबर चाइना से ही आ रही है। दरअसल चीन गुपचुप तरीके से लंबी और कम दूरी की कन्वेंशनल मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने में जुटा हुआ है। अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी अब जमीन और समुद्र के भीतर से मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस हो चुकी है और इनसे हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन पहले ही अपनी रॉकेट सेना तैयार कर चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के चलते भारत के लिए भी नई चीनी फौजी तैयारियों से खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हिंद प्रशांत इलाके के लिए चीन ने लगभग 2000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसी 4 क्रूज मिसाइलों की अधिकतम मारक क्षमता 1800 किलोमीटर तक है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी दूरी की ये मिसाइलें कहीं ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। चीन के पास इस समय सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइलें भी हैं। इस रिपोर्ट का कहना है कि पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों के संचालन के लिए चीन ने नई मिसाइल संचालन प्रणाली तैयार की है। ऐसी नई प्रणाली के बारे में अब तक सोचा भी नहीं गया था। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि नेपाल से आ रही है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अब दावा किया है कि उनकी सरकार ने कालापानी, लिम्पियाधारा और लिपुलेख को जोड़कर नेपाल का नया नक्शा जो प्रकाशित किया था, उसी की वजह से पिछले साल उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। दरअसल भारत और नेपाल दोनों ही कालापानी को अपना अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। इसके अलावा केपी शर्मा ओली ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि कालापानी सहित ये सभी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है, क्योंकि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगौली की संधि ने स्पष्ट लिखा है कि महाकाली नदी के पश्चिम में स्थित सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। लेकिन दोस्तों केपी शर्मा ओली भले ही इतिहास की दुहाई दे दे, जो हिस्सा भारत का है वो भारत का ही रहेगा और अपना हाल तो केपी शर्मा ओली ने देख ही लिया होगा। विवादित नक्शा जारी करने के बाद ही उन्हें सत्ता से बाहर धकेल दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि नेपाल के लोग भी नहीं चाहते थे कि भारत और नेपाल के बीच किसी भी तरीके का कोई विवाद हो। तो ऐसे में ओली को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो दोस्तों ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।